तो आज के आपके करंट अफेयर 16 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर। तो न्यूज क्या है, अगर आपको पता हो, लास्ट मंथ एक काफी कंट्रोवर्शियल इशू आपके कर्नाटका में उठा था, जहां पे कर्नाटका में कुछ यूनिवर्सिटीज ने और बाद में स्कूल्स ने हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया था कि कोई भी जो मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट है वो एक तो बुर्का या हिजाब कुछ भी पहन के नहीं आ सकते, तो फेस को कवर किसी भी तरीके से करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक काफी रिलीजियस टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया था, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, हिंदूज को जैसे बोला था कि वो सैफरन स्कार्फ्स नहीं डाल के आने। ठीक है, क्योंकि वो भी रिलीजन का सिंबल हो गया। इनके बिना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आओ। देखो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये क्यों किया जा रहा था, ताकि आपके रिलीजियस आइडेंटिटीज आपके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैरी ना हो। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हिजाब बैन लगाया गया था, इसे चैलेंज किया गया आपके कर्नाटका हाई कोर्ट में, और वहां से जो ऑर्डर आया है वो ये कहता है कि हिजाब डालना, क्योंकि इस्लाम के रिलीजन का बेसिक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, इस कारण उसे आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर कंसिडर नहीं किया जाता। अब ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है क्या और आपको क्या गारंटीज देता है, इसे इस शीट पे समझते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट 3 है, जिसका टाइटल है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से मौलिक अधिकार हो गए आपके, जो एक तरीके से माने जाते हैं फंडामेंटल हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, कि ये कुछ बेसिक राइट्स तो हर इंसान को मिलने ही चाहिए। उन्हें एक तरह से गारंटी देने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया कि हर एक इंसान को ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बेयर मिनिमम में। ठीक है, इसी के चलते हुए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 टू 28 डील करते हैं आपके फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 25 टू 28 है, इनके अंदर क्या बात की हुई है। सबसे पहले जैसे आर्टिकल 25 की बात, आर्टिकल 25 अलाउ करता है किसी भी पर्सन को, पहली बात तो कोई भी रिलीजन मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, या कोई भी रिलीजन नहीं मानना चाहते, मतलब लेट्स सपोज तुम एथीस्ट हो, जो कोई किसी भगवान रिलीजन में नहीं विश्वास करता, ये भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। मतलब जरूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर रह के तुम्हें भगवान को मानना जरूरी है। अगर तुम ये भी कहते हो कि नहीं मैं भगवान में नहीं विश्वास करता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को भी अलाउ करता है। ठीक है, दूसरी साइड पे अगर आप रिलीजन मानते हो तो रिलीजन को भी अलाउ करता है। अब इस रिलीजन को जब हम मानते हैं, किस तरीके से क्या क्या आपको राइट मिलते हैं। आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट कर सकते हो। किसी भी रिलीजन, प्रोफेस का मतलब अपना सकते हो, प्रैक्टिस का मतलब उसके अंदर जो भी रिचुअल्स हैं सब कुछ निभा सकते हो, और प्रोपगेट के लोगों को उस रिलीजन के बारे आगे बता सकते हो, उसकी वैल्यूज के बारे, उस रिलीजन के बारे। पर प्रोपगेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो। फोर्सफुली कन्वर्ट किसी को नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से, यहां तक कोई भी डाउट? अब आर्टिकल 25 यहां तक बात करता है, ठीक है, पर इसके अंदर देखो, जब अभी कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ तो आपके हिजाब को आर्टिकल 25 के अंडर ही चैलेंज किया गया कि हमें हमारे रिलीजन की प्रैक्टिसेस मानने नहीं दी जा रही, जो हम रिलीजन के अंदर प्रैक्टिसेस मानना चाहते हैं वो मानने नहीं दी जा रही। अब रिलीजन की कौन सी प्रैक्टिसेस अलाउ की जाए, यही अपने आप में क्वेश्चन। तो आपके जितने कोर्ट है ना, जितने हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया,
ये इस चीज को देखते हैं कि किसी रिलीजन के लिए अगर आर्टिकल 25 आप क्लेम करना चाहते हो, आर्टिकल 25 में जितनी प्रैक्टिसेस या कुछ भी है, उसके लिए कौन सी चीज आपके रिलीजन के लिए फंडामेंटल है। रिलीजन में फंडामेंटल का मतलब है कि तुम इस प्रैक्टिस को निभाए बिना अपने रिलीजन को निभा नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे सिखिज्म के अंदर 5 केज है, ठीक है, तो और भी सिंबल्स लगा लो सिखिज्म के अंदर, जैसे टर्बन हो गया, टर्बन बेसिक एसेंशियल फीचर हो गया ना सिखिज्म का। सिखिज्म बिना प्योर, अगर कोई पर्सन सिखिज्म में विश्वास करता है वो बिना टर्बन के नहीं कर सकता उससे, वो उस रिलीजन का बेसिक एसेंशियल हो गया। तो अगर कहीं पर टर्बन के ऊपर बैन लगाने की कोशिश होगी तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ वो फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले की न्यूज थी कि आपके जो किरपान है, किरपान को अलाउ कर दिया गया है आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर। तो किसी पर्सन को किरपान उतारने की जरूरत नहीं है, वो किरपान पहन के फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल फीचर है, 5 के में से हैं, ठीक है, जो आपके सिखिज्म को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हो गया जिसे मानना पड़ेगा, उस रिलीजन का बेस है। पर कई चीजों का कई बार रिलीजन में बेस ही नहीं होता, रिलीजियस टेक्स्ट उन्हें सपोर्ट नहीं करता होता। जैसे अगर लेट्स सपोज कहीं किसी जगह पे ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो जाए, लेट्स सपोज किसी टेंपल में ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो जाए कि हम इस कास्ट के लोगों को टेंपल में नहीं आने देंगे। अब किसी भी वेद या किसी भी किताब में ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, ये तो लॉन्ग टर्म वैसे प्रैक्टिसेस बन गई थी एंशिएंट इंडिया में कि कास्ट बेसिस पे लोगों को टेंपल्स को एंटर नहीं करने देते थे। वैसे आपके कभी भी ये किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, तो उसका कोई बेस नहीं है, बेस नहीं है तो कास्टिज्म इसीलिए तो खत्म, मतलब चलो बुरा भी था, पर कोई ऐसे टेंपल करने की आज भी कोशिश करेगा उसके ऊपर साथ के साथ ऑर्डर जारी हो जाएगा कि सबको एंट्री प्रोवाइड करो, नहीं करते तो पुलिस तक लगा दी जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से कोई भी डाउट? ऐसे ही इस आर्टिकल के अंदर जो बाकी आर्टिकल्स हैं, आज इन स्पेसिफिक न्यूज में आर्टिकल 25 कवर हो रहा है, पर बाकियों का आउटलुक देता हूं। 26 कोई भी ट्रस्ट बनाने की परमिशन देता है, आप ट्रस्ट बना सकते हो, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। 27 में बोला जाता है कि आपको कोई भी टैक्सेस भरने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, रिलीजन के नाम पे कोई भी टैक्सेस भरने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। और अगर स्टेट रिलीजन में पैसे बांटती है, वो किसी भी रिलीजन में फर्क नहीं करेगी, सबको फिर बराबर पैसे बांटेगी। अगर स्टेट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रिलीजन को, वो सबको बराबर कंसिडर करके ही देगी, ठीक है। और लास्ट में सरकारी स्कूल्स जैसे जो 100% गवर्नमेंट फंडेड है और गवर्नमेंट रन है, वहां पे आपकी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। कौन से स्कूल्स हैं जहां पे रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है? जैसे जो चला ही रिलीजियस प्लेसेस रहे हैं, ठीक है, जैसे सिखिज्म में अकाल अकेडमीज होगी, रिलीजियस प्लेसेस है, ऑब्वियसली वहां पर रिलीजियस एजुकेशन तो दी जाएगी। मदरसाज होते हैं, वहां पे कुरान तो पढ़ाई जाएगी ना। उसके बाद जब आप कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेते हो, आपको क्रिश्चियनिटी बारे बताया जाता है, बाइबल पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो ऐसे किसी ट्रस्ट के थ्रू इस्टेब्लिश्ड है, जो रिलीजियस ट्रस्ट है, वहां पे एजुकेशन हो सकती है, पर वो भी परमिशन लेनी पड़ती है अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है, ठीक है। बस ये याद रखना, जिन्हें गवर्नमेंट फुली फंड करती है और गवर्नमेंट ही रन करती है, उनमें कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं हो सकती, बाकियों में ही वॉलंटरी है, ठीक है। जो लेना चाहता ले सकता है, बाकी नहीं। तो ये आपके यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में। क्लियर है क्या कहते हैं? सेकंड करंट अफेयर आपके यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखो यूक्रेन, फिर से रशिया यूक्रेन के इश्यूज, यूक्रेन आपके लिए करंट अफेयर लगातार बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। जितना टाइम इश्यू चलता जा रहा है तो आपकी पेपर के लिए भी चीजें बढ़ती जा रही है। तो न्यूज क्या है
आपके सबसे पहले तो ये चीज बता दूं कि जो यूक्रेन है ना, वो काफी सालों से यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर बनना चाहता है। तो उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तुम्हें कुछ अपनी टेरिटरी में कानून पास करवाने पड़ते हैं, फिर जाके तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनते हो। तो यूरोपियन यूनियन का अभी तक यूक्रेन मेंबर नहीं था। उन्होंने अप्लाई करने का सोचा था, पर कभी भी मतलब अप्लाई किया हुआ था, पर उन्हें अभी मेंबरशिप मिली नहीं थी। जब से क्राइसिस शुरू हुआ, ताकि उन्हें और ज्यादा, फिर यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, देखो यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का, यूरोप ने अपने आप में लड़ाइयां सॉल्व करने के लिए और आपस में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए क्या किया है, सारे के सारे यूरोप, मैक्सिमम कंट्रीज, सारे यूरोप नहीं है मतलब मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं, इन्होंने मिलके एक तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है ना, एक तरीके से एक सेंटर की सरकार अलग से बना ली है। हर देश के अंदर, जैसे फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर अलग सरकारें एग्जिस्ट करती है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। ये पूरी एक कॉन्टिनेंट की गवर्नमेंट होगी। इस पूरे कॉन्टिनेंट का अपना खुद का प्रेसिडेंट भी होता है, जिससे सारे लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की पार्लियामेंट तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो पूरे यूरोप के लिए कानून बनाती है और फॉरेन रिश्ते भी ये चलाती है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का बजट भी बनता है, और उसके थ्रू यूरोप और बाहर पूरी यूरोपियन यूनियन स्पेंडिंग करती है। तो इन्होंने ये सोचा कि देखो, अगर हम ऐसे पार्लियामेंट एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देंगे, जो आज तक वर्ल्ड वॉर्स हुई है वो इसी कारण हुई है क्योंकि हम में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन अगर गवर्नमेंट बनाएंगे, कुछ कॉमन लॉज बनाएंगे, लोगों का आपस में आना जाना इजी हो जाए, गुड्स का जो सामान है उसका आना जाना आपस में इजी हो जाए, उसके मतलब हर चीज बॉर्डर फ्री कर दे, हम ऐसे बिहेव करने लगे हम जैसे एक ही देश है। तो पूरे कॉन्टिनेंट में अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोड़ा है इस यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में, ठीक है। ये यूनियन एंड ईयू सिटीजनशिप जो थी, ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993 के थ्रू शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद से एक यूरो जोन भी बनाया गया। देखो, अब पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर तुमने पैसे खर्चने हैं ना, तो तुम यूरो खर्चते हो। उन्होंने क्या किया, अपनी लोकल करेंसीज खत्म कर दी, एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर ली। अभी तक सारी कंट्रीज ने नहीं की थी। जैसे अब ब्रिटेन छोड़ गया है, ब्रिटेन ने यूरो अपनी करेंसी लोकल पॉन्ड को छोड़ा नहीं था, तो पॉन्ड के साथ साथ वहां पे यूरो भी चल पड़ता था, ठीक है। यूरो जोन का मतलब है वो सारे देश जो यूरो एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने 1999 में इसे स्टैब्लिश किया और 2002 से आपकी 19 यूरोपियन स्टेट्स जो थी वो यूरो एज अ करेंसी अडॉप्ट करे, ठीक है। टोटल 27 मेंबर्स हैं, तो अभी भी देख लो 19 ने ही अडॉप्ट किया है यूरो, बाकी सबकी अपनी लोकल करेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन एक सेंटर कॉमन बनने के कारण यहाँ पे अब लोग, आपके लोग, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, यहाँ कैपिटल मतलब पैसा, हर चीज फ्रीली सारे के सारे इन कंट्रीज के बीच में मूव कर सकता है। इन सबको बॉर्डर फ्री बनाने के लिए, जहां पे पासपोर्ट का कंट्रोल तक नहीं तुम्हें चाहिए, मतलब ऐसा वैसे क्या होता है, जैसे आपकी बहुत ही ओपन बॉर्डर्स आपके कनाडा और अमेरिका में भी है, पर ऐसा नहीं है कि तुम कनाडा से अमेरिका एंटर करके तुम्हें पता नहीं चलेगा। कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर के बीच में चेक पोस्ट है, तुम्हें चेक पोस्ट पे रुकना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, वो पासपोर्ट को स्टैंप करेंगे, फिर तुम यूएस से एंटर कर जाओ या कनाडा एंटर कर जाओ। इस तरीके से वो काम करते हैं। यहां पे क्या है, आपके यूनियन या ईयू सिटीजनशिप जो ये सारी की सारी मिली है, इसके साथ साथ इन्होंने पासपोर्ट भी खत्म कर दिए। तो इसके कारण क्या है, जैसे कि लेट्स सपोज तुम कब फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी मतलब जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से स्पेन, ये सारी कंट्रीज में कब चले जाओगे तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। सिर्फ एक नॉर्मल बोर्ड आएगा, वेलकम टू जर्मनी, उसके अलावा कोई चेक पोस्ट कुछ नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ही बॉर्डर फ्री बना लिया। अब जब बॉर्डर्स नहीं होंगी तो टेंशन कैसी रहेगी। ये ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं। हम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं, फर्क तो यही पड़ता है ना कि बस एक वेलकम का बोर्ड आ जाता है,
ठीक है, ज्योग्राफी हर चीज बिल्कुल सेम रहती है, तुम्हें वहां वेटिंग थोड़ी करनी पड़ती है हर बॉर्डर पे। तो वैसे इन्होंने देश बना लिए। इस पूरे एरिया को कहते हैं, जिन्होंने इस पासपोर्ट कंट्रोल को एबॉलिश किया है, शेंजन एरिया। शेंजन एरिया के अंदर तो जब आप जैसे इन कंट्रीज को विजिट भी करना चाहते हैं ना, आपका एक ही वीजा लगता है, शेंजन वीजा। वो एक सिंगल स्टैंप होके आएगा। उसके बाद लेट्स सपोज तुमने ओरिजिनली सोचा था कि मैं फ्रांस घूमने चला जाऊं, पर 4-5 दिन फ्रांस घूमे और तुम्हें जर्मनी की बॉर्डर के पास घूम रहे, तुम्हें लगा यार ये तो बोरिंग सा है, जर्मनी भी जाके देख लेता हूं, तो तुम्हें कहीं अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कार उठाओ, ट्रेन पकड़ो, जर्मनी चले जाओ, क्योंकि तुम्हें एक ही वीजा लगा है जो ये सारी कंट्रीज में तुम घूम सकते हैं। इन्हें शेंजन एरिया कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो ट्रीटी है इसका नाम मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, शेंजन एरिया, यूरोजोन क्या होता है, कब ये बने हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। ऐसे सारी सारी छोटी डिटेल्स आपको याद रखनी, कितने इसके मेंबर हैं, यूरोजोन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं। यूरोजोन या यूरोपियन यूनियन, इन दोनों की कंट्रीज के मैप भी देखने हैं आपको। ठीक है, शेंजन एरिया के भी मैप देखना है, इसमें 26 यूरोपियन कंट्रीज है, देखो यहाँ पे 27, 26। ठीक है, ये जो एरिया कंट्रीज हैं, हर चीज है उसे आपने इसी तरीके से देखना। कुछ कंट्रीज आपकी यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ी हुई हैं, जो डायरेक्टली शेंजन एरिया के साथ जुड़ी हुई हैं। जो अलाउ करती हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये अपने यहाँ पे गुड्स और ये सब कुछ अलाउ करती हैं, पर 100% शेंजन का पार्ट नहीं है। ये हैं आपकी आइसलैंड, लिंकनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है, पर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स अलाउ करती है। ठीक है, कि सामान आराम से आ जा सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज के लिए बनाए गए। ठीक है, उसके बाद 5 EU कंट्रीज जो शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सिप्रस, रोमानिया। ठीक है, तो पर उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उन्हें फर्दर ज्वाइन करना पड़ेगा ये एरिया को आगे फ्यूचर में जाके। आयरलैंड ने मेंटेन किया है कि हम इससे बाहर ही रहें। ठीक है, और अपना खुद का वीजा पॉलिसी आयरलैंड आज भी चलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से इनके जो मैप्स है ना, मैप जरूर पढ़ने हैं। ये नेट पे सर्च करोगे EU या एटलस में भी देखोगे अपनी, EU हो गया, और दूसरा आपका यही शेंजन जोन, ये दोनों को आपको रीड करना है। ठीक है, इन दोनों के मैप्स आप देखोगे कौन सी कंट्रीज इनके पार्ट हैं, कौन सी नहीं है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ये पेपर में डायरेक्टली कंट्रीज का क्वेश्चन आ सकता है, या कब ये बनाया गया, मतलब किस एग्रीमेंट के अंडर बनाया गया, बनाया तो बाद में गया, चलो ठीक है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स।